तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। 27 और 28 ये 2 दिन दिल्ली वासियों के लिए अभूतपूर्व साबित हुए। सारी दिल्ली स्तब्ध थी। सारे के सारे अशराफी दरबारी जो थे ये बिल में छुप के बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि फर्रुख सियार का खून सैयद बंधु ने दीवाने खास में किया था और बाद में उसका खून होने के बाद में सैयद ने मोहम्मद शाह को गद्दी पे बिठाया। मोहम्मद शाह ने तुरंत सारा अपना गुजरात का इलाका जो है ये अजीत सिंह के नाम कर दिया। सैयद बंधु का अगला टारगेट था जय सिंह, लेकिन अजीत सिंह की मध्यस्थता से और उसके प्रयत्न से सैयद ने जय सिंह को अभयदान देके राजस्थान भेज दिया। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। अगले 6 महीने तक सैयद का पराभव हुआ, लेकिन मोहम्मद शाह औरंगजेब का ही खून था। मोमिन मोहम्मद शाह का अगले टारगेट था अजीत सिंह, लेकिन उस साजिश से अवगत अजीत सिंह ने एक बार गुजरात जाके फिर अपनी तलवार उठाई। उत्तर गुजरात और अजमेर के मुगलों को उसने खदेड़ के भगा दिया और पूरा का पूरा अजमेर अपने कब्जे में ले लिया। अजीत सिंह के लड़के अभय सिंह ने पराक्रम की पराकाष्ठा इस युद्ध अजमेर में की है। बाप बेटा तो प्रदेश के पीछे प्रदेश से जीतते जा रहे थे। ये हो गया कि अब तो वो आगरा तक पहुंच गए थे। आगरा तक पहुंचने के बाद मोहम्मद शाह ने डर के मारे जय सिंह को संधि वार्ता के लिए भेज दिया है। आगे यही अभय सिंह ने बादशाह को काटा। गुजरात और माड़वा, ये गुजरात के बाद माड़वा का मोह अभय सिंह संभाल नहीं पाया। हम सभी जानते हैं कि अस्मिता और क्या कहते हैं उसे, लोभ, मोह, ये जब अस्मिता का कन्वर्जन लोभ में होता है तो घमासान छीनना स्वाभाविक है। अभय सिंह और वडोदरा के बीच में ऐसा ही एक घमासान छिड़ गया और इसमें और एक बहुत दुखद घटना हुई। इस घमासान में पिलाजी गायकवाड़ का अभय सिंह ने खून करवाया। मित्रों, टॉड को एक जयसिंह का पत्र मिला है। टॉड को तो बहुत सारे असल फर्स्ट कॉपी मिली थी। ये पूरा का पूरा पत्र टॉड ने अपने पुस्तक में पूरा का पूरा प्रिंट किया है। जय सिंह उदयपुर का एक प्रधान था, बिहारी दास। जय सिंह उसको लिखता है, अमीरुल हुसैन दक्खन से आ चुका है। बालाजी पंडित भी अपने 10,000 के फौज के साथ आया है। सारी चर्चा बालाजी पंडित ही आगे बढ़ा रहा है। अमीरुल हुसैन ने हमें दिल्ली से दूर जाने की नसीहत दी। हमने तद्वत बादशाह से हुक्म हासिल किया और फरवरी शुक्ल नवमी को हमने बूंदी के राव राजा के साथ छावनी छोड़ने का निश्चय किया।
लेकिन बाद में बूंदी के राव राजा ने अचानक हमसे फारकत लेके सैयद के साथ वजीर अब्दुल्ला के साथ जाने का निर्णय लिया। अब अजीत सिंह भी उनके साथ हैं। कोटा के भीम सिंह के फौज से उन्होंने मुकाबला किया, जहां जैत सिंह दुर्भाग्य से मारा गया। बूथ सिंह भी वहां से बूंदी भाग गया। हम राजधानी जा रहे हैं। आपसे विनती है कि आप मुझे व्यक्तिशः अंबर में आके मिले। ये जयसिंह का पत्र है। मित्रों, अंग्रेजों के पांव जमाने के लिए उपयुक्त जो जमीन थी, परिस्थितियां थी, वो हिंदुस्तान में कैसे तैयार हो रही थी, इसका ये उत्तम उदाहरण है। राजपूत, मराठा, मुगल, इन तीनों का आपस में व्यवहार, विश्वास, उन तीनों की मनोवृत्ति और उन तीनों के वर्तमान का घटनाक्रम समझना भी उतना ही जरूरी है। 1707 के औरंगा के मरने के बाद जो उल्टा-पुलट पूरे उत्तर भारत में मची हुई थी, उसे समझना बहुत जरूरी है। चालाक और बुद्धिमान और होशियार निजामुल मुल्क तो वहां दिल्ली में ही था। दिल्ली में निजाम ने मराठाओं का स्वागत और अभिवादन किया है फर्रुखसियार के मरने के बाद में, और एक दावत समारंभ का उसने आयोजन किया है। और यही शायद ये अलतकैया, यही इसी को कहते हैं। और काफी खान जिस लड़ाई के बारे में लिखता है कि वहाँ हवेली के पास मराठा थे, अमीर खान जो निजामुल मुल्क का खुद का चाचा था, वो अंदर जा रहा था, बाहर फिर कहीं गड़बड़ हो गई तो उस लड़ाई में 2000 मरहट्टा मारा गया। अब वो आंकड़ा छोड़ दीजिए, आंकड़े में काफी खान बहुत जगह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बताता है, लेकिन लड़ाई हुई ये सच है। उसी लड़ाई में संतोषजी भोसले और बालाजी का सचिव भानुपंत भी मारा गया। आगे चल के बालाजी विश्वनाथ ने, जब बालाजी विश्वनाथ 4 जुलाई को महाराष्ट्र पहुंचे, इसके बाद इन दोनों का और अन्य 35 मरहट्टों का सम्मान किया और दिल्ली में उनके हौतात्म्य का मुआवजा जो हुसैन से वसूला था, वो भी इन दोनों परिवारों को तुरंत दे दिया गया। 4 जुलाई 1719 में जब बालाजी विश्वनाथ सातारा पहुंचा, आते ही वित्त विभाग में उसने 80 लाख वरई, अब वरई ये शब्द है, वरई का मतलब मुझे नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। शायद जो सुनने वाले हैं, आप में से कोई किसी को अगर जानकारी हो तो कृपया मुझे मेल करके अवश्य भेजें। पुस्तक में लिखा है, काफी खान ने भी यही लिखा है कि 80 लाख वरई, पता नहीं क्या था, और 30 लाख की नकदी जमादार खाने में बालाजी विश्वनाथ ने जमा की। और ये दूसरे दिन पूरा का पूरा उसके मुहिम का खर्चे का जो कागज था, वो बालाजी विश्वनाथ ने शाहू के सामने पेश कर दिया। इस तरह से मराठों की ये पहली दिल्ली वारी बहुत कामयाब हो गई। संताजी के भाई का सम्मान हुआ, बालाजी महादेव भानु के घर वालों का सम्मान हुआ, उन दोनों को नगद राशि मिली, गांव बख्शिश दे दिए गए। मित्रों, जाते जाते सुनाओ कि यहीं बालाजी महादेव भानु का नाती था नाना फडणवीस, जो आगे चल के फिर एक बार पूरे भारत के इतिहास में सेंटर स्टेज पे आया है। यही वो नाना फडणवीस है जो बालाजी महादेव भानु का नाती था। दिल्ली के पहले मुहिम से मराठाओं को ऐहिक ऐश्वर्य
मोमिनों के अमीर ज़ादे शौक, कपड़े, उनकी अय्याशी, उनका खान पान और उनका समृद्ध जीवन, इन सब से मराठा अवगत हो गए। और यही मराठाओं में भी दोष निर्माण हुआ, क्योंकि अब मराठों के पास भी धन था, उनके पास स्थैर्य आया हुआ था, तो वो भी उत्तर भारत की जीवन शैली अपनाने को मजबूर हो गए। मजबूर हो गए मैं कह रहा हूं, वो तो बड़े आराम से और बड़े ऐश के साथ उत्तर भारत की वो ऐहिक भौतिक जीवन शैली अपनाने को आतुर थे। मित्रों, हमने सारा घटनाक्रम विस्तार से सुना कि 27-28 फरवरी और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ। राजमाता और राजपुत्र की मुक्ति की तड़प हमने देखी, लेकिन राजमाता यशोबाई के बारे में 4 शब्द आपको बताना चाहता हूं। रानी यशोबाई छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे प्रिय पत्नी थी। सन 1690 में यानी संभाजी महाराज को काटने के बाद बादशाह ने औरंगजेब ने उसे कैद करके अपने पास रखा। अपने पास क्या रखा, उसके बाद में दिल्ली भेज दिया। यशोबाई ने बड़े धैर्य दिखा के अपना बंदीवास सहन किया और 1690 से 1719 तक वो मुगलों के कैदे में रहे। 29 तक तकरीबन 30 साल वो कैद में रही। 1707 में औरंगजेब के काटे जाने के बाद में राजकीय कारणों से सिर्फ और सिर्फ शाहू की रिहाई कर दी गई, लेकिन दासी पुत्र मदन सिंह के साथ यशोबाई दिल्ली में फिर भी कैद रही। ग्रैंड डफ लिखता है कि यशोबाई के साथ शाहू की 2 पत्नियां थी, सावित्रीबाई और अंबिकाबाई। मदन सिंह की 2 पत्नियां थी, दुर्गाबाई और जानकीबाई। कुछ और नौकर भी थे। 1719 तक ये भी दिल्ली में उनके साथ कैद थे। वैसे शाहू की एक जो पत्नी थी 2 में से कि सावित्रीबाई, ये सावित्रीबाई का निधन तो कैद में दिल्ली में ही हुआ है। ये और यशोबाई का निधन संभवतः 1713 के आसपास शायद हुआ है। यशोबाई का वैसे विवाह 1669 में हुआ था। 1690 में वो मुगलों के कैद में रही थी। 1719 में रिहा हो गई और 1733 में यशोबाई परलोक सिधार गई। 1719 के बारिश में जुलाई में 4 जुलाई के बाद में बालाजी सातारा से 4-5 महीने सातारा में ही रहा। उसने सारी प्रणाली को फिर से एक बार विकसित किया और नई नियुक्तियां की, नए पद, नए टैक्स, किसानों को पर्याप्त मात्रा में राहत उसने देने का काम किया। मंदिरों को जीर्णोद्धार किया, मंदिरों के पुजारी का वेतन फिक्स किया, शौर्यता और वीरता का उचित सम्मान सभी शासकीय कामों में गुजारने के बाद में नवंबर में एक बालाजी विश्वनाथ ने एक छोटी लड़ाई भी लड़ी। कर्नाटक में उसने विजयश्री पाई। मार्च तक सातारा रहा। उसके बाद फिर तेजस्वी पुत्र बाजीराव का विवाह काशीबाई से किया। तारीख थी 19 मार्च 1720। शादी के बाद में बस 8 या 10 दिनों में पुणे से नजदीक सासवड़ में बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ। तारीख थी 2 अप्रैल 1720। मित्रों, प्रखर धर्माभिमानी, ईमानदार, स्वामीनिष्ठ, पराक्रमी, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी ऐसा बालाजी सेवक था। और सेवक के रूप में बालाजी विश्वनाथ ने वर्तमान परिस्थिति को बखूबी संभालते हुए मरते दम तक
हिंदवी स्वराज्य की मनोभावे सेवा की है। वंदे मातरम।